बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। कृषि दर्शन में बीते कई वर्षों से आप तक कृषि संबंधी तमाम जानकारियां हम पहुंचाते आ रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज की कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, जिसमें हम आपको बताएंगे IFS मॉडल के बारे में। इसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप में, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने विविधीकरण को अपनाया और लाभ कमाया। और अंत में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको झलकियां दिखाएंगे बेंगलुरु में चल रहे बागवानी मेले की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। विज्ञान और किसान में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आंध्र प्रदेश की महिला किसान अलीगी नैनी से, जिन्होंने एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल को अपनाया और कामयाबी हासिल की। कृषि दर्शन में हम आपको एकीकृत कृषि प्रणाली यानी IFS मॉडल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कल हमने आपको दिल्ली के ऐसे ही मॉडल के बारे में बताया था, तो आइए आज नजर डालते हैं आंध्र प्रदेश के इस मॉडल पर। एकीकृत कृषि प्रणाली, जिसे संक्षेप में IFS कहा जाता है, किसानों की आय बढ़ाने का तरीका है। इसमें मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं। रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम से कम करना होता है। इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। एकीकृत कृषि प्रणाली में खेती के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन या फिर मछली पालन जैसे व्यवसाय किए जाते हैं, जिससे किसानों को लगातार आमदनी मिलती रहती है और परिवार को पौष्टिक भोजन। देश में अलग अलग जगह IFS मॉडल तैयार किए गए हैं और बहुत से किसान इन्हें अपना भी रहे हैं। इस मॉडल को और बेहतर बनाने के लिए किचन गार्डनिंग कर सकते हैं और गोबर गैस प्लांट लगवा सकते हैं। ये ऐसी प्रणाली है जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है और किसानों की आमदनी 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अलग अलग केंद्रों और विश्वविद्यालयों में IFS मॉडल्स तैयार कर रहा है। पिछले 3 साल के दौरान 22 फसल प्रणालियों के लिए जैविक खेती के पैकेज तैयार किए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में अलगी नैनी श्री पद्मा इस फसल प्रणाली को अपना रही हैं। वो कृष्णा नगर जिले की रहने वाली हैं और इन्होंने 5.5 एकड़ जमीन पर चावल आधारित IFS मॉडल विकसित किया है, जिसमें वो पशुपालन भी करती हैं। 4.5 एकड़ पर धान और 0.8 एकड़ जमीन पर चारा उगा रही हैं। बाकी बची 0.2 एकड़ जमीन पशुपालन के लिए है। चारे के लिए वो सुपर नेपियर घास उगाना पसंद करती हैं। अलगी नैनी के पास 3 भैंसें और 1 गाय है। 0.8 एकड़ खेत में वो अपने मवेशियों का तो पेट भर ही लेती हैं, पड़ोसियों को भी घास बेच देती हैं। इसके अलावा उन्होंने 200 मुर्गियों का मुर्गी फार्म भी बना रखा है। 2019 और 20 के दौरान इस मॉडल से अलगी नैनी को कुल 4,64,000 रुपए की आय प्राप्त हुई है। धान की पराली से वो पशु चारा या दूसरे उत्पादन बना लेती हैं, जबकि मवेशियों से मिले गोबर और मूत्र का इस्तेमाल खाद के रूप में हो जाता है। अलगी नैनी को देखकर दूसरे IFS मॉडल बनाने लगे हैं। अकेले कृष्णानगर जिले में ही 200 के करीब किसान अब तक ये मॉडल अपना चुके हैं।
तो भी आपने जाना कि अलीगी नैनी ने किस तरीके से एकीकृत कृषि प्रणाली के इस मॉडल को अपनाया है और कैसे वो लाभ ले रही हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम और माह के अनुसार कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका खेती किसानी में ध्यान रखना जरूरी है। गन्ना भारत की मुख्य फसलों में से एक है। इस माह उत्तरी भारत में गन्ने की कटाई का कार्य आरंभ हो जाता है। सबसे पहले पीढ़ी फसल की कटाई का कार्य करें और मुख्य फसल की कटाई 15 फरवरी के बाद ही करें। बसंतकालीन गन्ने की बुआई का उपयुक्त समय भी फरवरी मार्च के बीच होता है। बुआई के लिए 3 आँखों वाले टुकड़े चुनें और गन्ने को बोने से पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। गन्ने की पत्तियों के बीच खाली स्थान में कम समय वाली सह फसल की खेती लाभप्रद रहती है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कामयाब किसान गुरचरण सिंह मान से, जिन्होंने विविधीकरण को अपनाया और लाभ कमाया। आमतौर पर हमारे किसान पारंपरिक खेती ही करते हैं, धान, गेहूं, जौ जैसी फसलें लेते हैं और लगातार ऐसी फसलें लेने से मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। वहीं अगर वो विविधीकरण को अपनाते हैं तो ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के कामयाब किसान की कहानी। गुरचरण सिंह मान बठिंडा जिले के तुंगवाली गांव के एक सफल किसान हैं। जिस स्थान से ये संबंधित है वो एक शुष्क और अविकसित क्षेत्र है, लेकिन ये अड़चनें उनकी मजबूत इच्छा शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। वर्ष 1992 से इन्होंने खेती करनी शुरू की थी। उनके पास पहले से ही 42 एकड़ खेत थे। उस क्षेत्र की शुष्कता के कारण वो केवल गेहूं और धान की खेती ही कर पा रहे थे। कई प्रयासों के बाद जब वो पारंपरिक खेती से संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने अपनी खेती के तरीकों में बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने विविधतापूर्ण खेती की प्रवृत्ति को अपनाया और इस पहल के कारण उन्हें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चुना गया और विविधीकरण को अपनाने के लिए पूर्व पंजाब कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक मनिंदरजीत सिंह संधू द्वारा स्थापित पार्वती भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरचरण सिंह मान फिलहाल 42 एकड़ में से 10 एकड़ में बाग, 2.5 एकड़ में सब्जी की खेती, 10 एकड़ में मछली पालन करते हैं। साथ ही इन्होंने आधे एकड़ खेत में बरगद के पेड़ लगा रखे हैं। विविध खेती के अलावा गुरचरण सिंह मान मधुमक्खी पालन भी करते हैं। उन्होंने केवल 7 मधुमक्खी बक्से के साथ शुरुआत की थी और आज उनके पास 1800 से अधिक मधुमक्खी बक्से हैं, जिनसे हर साल कुल उत्पादन 1000 क्विंटल शहद का होता है। इनके द्वारा उत्पादित शहद गुणवत्ता में उत्कृष्ट है और कई देशों में मान्यता प्राप्त है। मधुमक्खी पालन में उनकी सफलता ने जिला प्रशासन को अपने गांव में शहद प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और ये संयंत्र 15 लोगों को रोजगार दे रहा है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। उनका मधुमक्खी पालन व्यवसाय न केवल उन्हें बल्कि कई अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहा है। गुरचरण सिंह मान ने वास्तव में विविधीकरण के अर्थ को समझा है और उन्होंने इसे न केवल सब्जी की खेती में बल्कि अपने व्यवसाय में भी लागू किया है। उनके पास बाग, मछली फार्म, डेयरी फार्म है और वो जैविक खेती में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से उन्होंने अन्य संबद्ध गतिविधियां शुरू की हैं, जैसे बी बॉक्स बनाना और वैक्स कैंडल मेकिंग आदि। मधुमक्खी पालन अब उनका प्राथमिक व्यवसाय बन गया है। शहद के अलावा वो हल्दी पाउडर,
लाल मिर्च पाउडर, जैम, अचार व मसाले भी बनाते हैं। इन्होंने इन सभी उत्पादों को मान के नाम से बाजार में उतारा है। उनकी सफलता की मुख्य कुंजी उत्पादन लागत को कम करना है। साथ ही लगन और कड़ी मेहनत ने इन्हें अपने काम में सफल बनाया है। सफल प्रयासों के कारण गुरचरण सिंह मान को वर्ष 2011 में NG रंगा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। बने रहें हमारे साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान फार्मर्स फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत सरसों के साथ बरसीम रिले क्रॉपिंग करके लाभ ले सकते हैं। जी हां, इस भाग में हम आपको बताते हैं कि नई तकनीक और नई योजनाओं से जुड़कर किसान कैसे तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है और कैसे हमारे किसानों की आय दुगनी हो सकती है। आज हम बात करेंगे फार्मर फर्स्ट योजना के बारे में कि किस तरीके से हमारे वैज्ञानिक सरसों की फसल के साथ बरसीम के जो बीज तैयार कर रहे हैं और हमारे किसानों की जो आमदनी है वो डबल कर रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर संदीप सिंह जी, जो आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश से हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। आइए जानते हैं सर, ये फार्मर फर्स्ट योजना क्या है? ये फार्मर फर्स्ट परियोजना भारत सरकार की जो ICAR है वहाँ के द्वारा संचालित है पूरे देश में। यहाँ पर 2 सेंटर हैं इसके, जबलपुर में और ये मुरैना में। तो मुरैना के अंतर्गत ये जो ज़िला हमने सिलेक्ट किया है फार्मर फर्स्ट ने, सरकार ने, इसमें 7 गांवों में हम काम कर रहे हैं। उन 7 गांवों में एक ये भी गांव है जहाँ पर इस समय हम खड़े हुए हैं, हड़वासी गांव है मुरैना जिला का ये। इसके साथ साथ अन्य गाँव जो लगे हुए हैं, लालबांस, बरौली, सांठा, मृगपुरा, पलपुरा और बसई, इन गांवों में ये फार्मर फर्स्ट परियोजना संचालित है। इसमें ये जो उद्देश्य है किसानों की आमदनी दुगना करने का, जो सरकार का प्रधानमंत्री जी का मेन जो कृषि पे फोकस है उसमें देख रहे हैं। तो फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत किसानों के साथ में पार्टिसिपेटरी जिसे कहते हैं हम, कुछ लागत किसान की और कुछ लागत हमारी, इसके साथ साथ में हम जो भी नई इनोवेशंस हैं उनको हम कर रहे हैं। जैसे कि हम देखें लेजर लेवलर तकनीकी के द्वारा किसानों के फील्ड का क्षेत्र का समतलीकरण कराया गया है, बेड प्लांटिंग द्वारा यहाँ पर किसानों की फसल की बुआई की गई है और इसी के साथ साथ में अंतर फसली रिले क्रॉपिंग के साथ में हमने यहाँ पर सरसों के साथ साथ में बरसीम का बीज उत्पादन तकनीकी के उगाया जा रहा है। तो इस तरह से फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत इन गांवों में हम किसानों की आमदनी दुगनी करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप सरसों के साथ साथ बरसीम का बीज भी है जो उसमें उत्पाद कर रहे हैं, तो इसमें आमदनी जो है उसमें कितनी बढ़ेगी उनकी? सरसों के साथ में जो बरसीम का बीज उत्पादन करने की दृष्टि से देखा जाए तो किसान की आमदनी बिल्कुल दुगनी हो रही है। जैसा कि हम देखते हैं कि सरसों की किसान आमतौर पर यहाँ पर हम पहले देखते थे केवल सरसों ही रबी के सीजन में उगाता था, परंतु हमने उसमें देखा नया इनोवेशंस के साथ कहा जाए कि जब भी वो सरसों बोता है, सरसों बोने के 1 महीने बाद 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बरसीम का बीज और उस खेत में छिड़काव विधि द्वारा छिड़क दिया जाता है। उसके बाद में 10-15 दिन बाद उसमें प्रथम सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के बाद में बीज का जमाव होता है और वो बीज जमने के बाद
धीरे धीरे अपनी वृद्धि करता रहता है, क्योंकि अधिक पत्तियां होने की वजह से वो पूरी तरह उसमें छुप जाती हैं। तो जैसे ही धीरे धीरे सरसों के हम देखते हैं कि परिपक्व अवस्था में आती है और कटाई होती है, जब वो परिपक्व हो जाती है मार्च के महीने में। मार्च के महीने में 15-20 मार्च के आसपास जब सरसों की कटाई होगी, उसके बाद उसमें प्रकाश और हवा जब अच्छी लगती है तो उसकी अच्छी वृद्धि होती है। अच्छी वृद्धि होने पर हम देखेंगे किसान भाई उसमें 2 से 3 बार सिंचाई करेंगे और यूरिया का उसमें 20 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से, या हम कहें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया का छिड़काव करते हैं, जिससे उसकी अच्छी वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद में आप देखेंगे उसमें कोई अतिरिक्त आपको लागत नहीं लगाना है और मई के अंतिम में जाकर के वो फसल आपकी पककर तैयार हो जाती है। तो उसको किसान अपने द्वारा या कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा उसकी कटाई करके थ्रेसिंग कर लेता है। उस विधि द्वारा जो बीज तैयार होता है उसको किसान भाई लगभग 130 से 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक्री करता है। तो आमतौर पर ये देखने में आता है कि लागत उसकी न के बराबर है उसमें। और आमदनी की बात करें तो जितना सरसों से किसान आमदनी करता है उतनी ही बरसीम का जो बीज है उससे आमदनी होती है। इसीलिए किसान की आमदनी दुगनी होने में कोई वो नहीं है और निश्चित ही इसकी आमदनी है वो दुगनी इससे हो रही है। आपका संस्थान किसानों को इसमें ट्रेनिंग भी देता है? हमारे संस्थान द्वारा इसमें किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हम किसानों के यहाँ प्रथम तौर पर दृष्टिया देखा जाए तो हम डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में बीज भी जो हमारे चारे का अनुसंधान केंद्र झांसी में है ICR का, वहाँ से उन्नत बीज ला करके किसानों को दे रहे हैं और किसानों के क्षेत्रों में डलवा रहे हैं। किसान काफ़ी उत्सुकता से इसमें आगे बढ़ के आ रहे हैं और उत्पादन का लाभ ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ निरंतर प्रशिक्षण भी किया जाता है रबी के सीजन में कि सरसों करें, सरसों के साथ में बरसीम का बीज उत्पादन करना है, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें क्या क्या उपयोग करना है, किस तरह की सावधानियां रखना है, ये हमारे यहाँ अनुसंधान केंद्र पे, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना पर निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से है और किसान भाई यहाँ प्रशिक्षण लेकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आपका पता क्या है? डॉक्टर संदीप सिंह तोमर, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना, AB रोड नियर कमिश्नरी, चंबल कमिश्नरी के पास में है। और मेरा मोबाइल नंबर 9410890472। किसान किसी भी समय इस नंबर पर संपर्क करके इस तकनीकी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। हम किसानों के लिए सदैव तत्पर हैं। देखिए, आपने जाना किस तरीके से हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हमारे किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि आप सरसों के साथ बरसीम लेके अपनी आमदनी को बढ़ाएं और आप अपनी जो लागत है, आपकी लागत उतनी लगेगी पर आपका जो मुनाफा होगा वो दुगना होगा। तो आप भी इससे जुड़े और लाभ प्राप्त करें। और आइए अब जान लेते हैं कृषि के क्षेत्र में होने वाली हलचलों के बारे में, किस तरीके से नई तकनीक से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। 2016 को हम लोगों ने दलहन अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया है, वर्ष बनाया है। लेकिन आप ध्यान देखिएगा, जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो रोम में अवस्थित है, उन्होंने 2019 से दलहन जो प्रतिवर्ष दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्स डे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाए जा रहे हैं, जो 19 से शुरू हुआ है। 19, 20, 21 आज हम तृतीय दलहन दिवस बना रहे हैं, जो इसका कई तरह से मायने हैं। पहले तो हम लोगों का एक्सपोर्ट था, अभी काफ़ी इंपोर्ट हम लोग कर रहे थे, अभी हम इंपोर्ट का करीब करीब आधा कर दिया है। फूड सिक्योरिटी में हम लोग ला दिए हैं, प्रोडक्शन बढ़ा दिए हैं। प्रोडक्शन आप देखिएगा 4-5 साल पहले हम करीब 16 मिलियन टन था, आज करीब करीब हमारा 23.15 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। इसी तरह हमने एक दलहन में क्रांति लाया है। हमारा सारे जो संस्थापक है, जो संस्थान है और यूनिवर्सिटीज हैं, करीब करीब 700 से ऊपर ज़्यादा वेराइटी ले आए हैं, टेक्नोलॉजी भी लाया हुआ है, 150 करीब सीड हब लाया है। तो इस बदौलत तो हमारा सीड चेन को हमने तंदुरुस्त किया। सीड चेन को जब तंदुरुस्त किया, हमको बीज मिलने लगा है, किसान को अच्छा बीज मिलने लगा है। उससे बाद हमारे पास 2 चीज़ और जो है, जो किसानों को कारीगर कदम साबित हुआ, वो है सीड रिप्लेसमेंट। सीड रिप्लेसमेंट हमने करीब करीब मानकर चलिए 33% होती है, 30% तक सीड हमने रिप्लेस कर दिया। हम लोगों ने कोई पुराना बीज इस्तेमाल नहीं करते हैं, 5 साल 10 साल सिर्फ नया बीज इस्तेमाल करते हैं, उसी से प्रोडक्टिविटी बढ़ा है। बेंगलुरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा 5 दिवसीय एक मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हो रहे हैं। क्या विशेष रहा इस मेले में, आइए देखते हैं। बेंगलुरु में स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में
5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला चल रहा है। इस बार इसका विषय रखा गया है बागवानी स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए। इस विषय का उद्देश्य है उद्यमिता विकास के जरिए आत्मनिर्भर कृषि का प्रोत्साहन। ये मेला 8 फरवरी को शुरू हुआ था और इसका समापन 12 तारीख को होगा। मेले में 211 प्रदर्शन प्लॉट तैयार किए हैं, जिनमें भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी IIHR की ओर से तैयार किस्मों और तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा बागवानी इवेंट है। इस वार्षिक मेले में नई कृषि प्रौद्योगिकियों, कृषि उपकरण, मूल्यवर्धित उत्पादों, प्रसंस्करण और बागवानी फसलों के तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कृषि को लाभदायक और प्रकृति हितैषी बनाने पर जोर दिया। ICAR में बागवानी विज्ञान के उप महानिदेशक डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने बागवानी के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। मेले का उद्घाटन श्री श्री रविशंकर ने किया और प्राकृतिक खेती की ओर लौटने का आह्वान किया, ताकि लोगों को शुद्ध भोजन मिल सके और उनका स्वास्थ्य बेहतर बन सके। मेले में कृषि उद्यमी, किसान और छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। साथ ही प्रतिभागियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भाग लेने की अनुमति दी गई है। शारीरिक रूप से बहुत ही कम लोगों को मेले में आने की इजाजत है। और अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, जिसका ध्यान इस बजट में भी रखा गया। और आपको बता दें कि इस बजट को बढ़ाकर अब 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, ताकि कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हो सके। साथ ही 1000 नई ई-नैम से मंडियां जोड़ी जाएंगी। आइए देखते हैं इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। अब बात करते हैं मोबाइल ऐप के बारे में। जी, हमारे किसान लगातार इंटरनेट से जुड़ रहे हैं और नई नई ऐप्स के बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस भाग में हम आपको बताते हैं कृषि ऐप्स के बारे में, जिसे डाउनलोड करके हमारे किसान तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की ऐसी ही मोबाइल ऐप पर। किसान सुविधा मोबाइल ऐप। किसान सुविधा मोबाइल ऐप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए बनाया गया है, जिससे खेती बाड़ी, बाजार भाव, मौसम, विक्रेता, कृषि विशेषज्ञ से सलाह और पौध संरक्षण आदि से संबंधित सारी जानकारी देश के किसानों को मिल सके। किसान मोबाइल से ही उच्च तकनीक से कृषि पद्धति सीख सकें, अपने खेती से संबंधित परेशानियों के लिए सीधे कृषि विशेषज्ञों से परामर्श ले सकें। और अब बात मंडी भाव की। देखते देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे मंडी भाव। गुजरात की मंडियों में गेहूं का भाव। राजकोट मंडी में गेहूं का भाव 1,700 रुपए से 1,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
मेघराज मंडी में भाव 1,500 रुपए से 1,725 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जम्बूसर मंडी में भाव 1,800 रुपए से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव। बदायूं मंडी में गेहूं का भाव 1,700 रुपए से 1,770 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बस्ती मंडी में 1,685 रुपए से 1,785 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अलीगढ़ मंडी में भाव 1,740 रुपए से 1,760 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव। गंगापुर सिटी मंडी में गेहूं का भाव 1,520 रुपए से 1,604 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लालसोट मंडी में गेहूं का भाव 1,600 रुपए से 1,678 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। खेती किसानी और मौसम का सीधा संबंध है, तो चलिए आपको देते हैं मौसम आधारित कृषि सलाह। शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश संभव। रविवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा। और आइए अब देख लेते हैं ट्विटर प्लेट, जिसमें कृषि संबंधी ट्वीट्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं हमारे किसानों के लिए ज़रूर लाभकारी साबित होंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshan@gmail.com। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक ले दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।